So, okay. So I've started recording. Let me share my screen also real quick. And let me know once you guys are able to see my screen. आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. वाइट स्क्रीन? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो चलिए ये जो है हम लोग का प्रॉब्ली लास्ट क्लास होगा फॉर दिस चैप्टर कॉल ग्रेविटेशन, या हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने वी हैव लर्नड different things about this chapter. So let me do a quick recap कि हम लोगों ने क्या क्या अभी तक पढ़ा है, क्या क्या सीखा है, और then what are the remaining things. तो सबसे पहले तो इफ यू टॉक अबाउट ग्रेविटेशन और गुरुत्वाकर्षण, हम लोगों ने सीखा कि भाई हाँ कोई एक फोर्स से, सॉरी, ये अगर अर्थ है, हम लोग सभी अर्थ पे हैं, धरती पे हैं, तो हम लोग इससे चिपके हुए इसलिए बिकॉज धरती हमको अपनी ओर खींच के रखती है विद अ फोर्स दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, वहां पे न्यूटन बाबा ने जो जो ज्ञान दिया था, ऑल दैट केम इनटू लाइट। तो and again, don't no disrespect for Newton. He's the father of anything and everything that we see around us, with respect to physics. So a lot of regards for him. So basically, to start with, तो पहले तो ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है ये हम लोगों ने जस्ट अप्रिशिएट किया। देन वी केम टू अ पॉइंट जहाँ पे हम लोगों ने इसको रिलेट किया दूसरे एक थ्योरी से कि अगर कोई भी दो चीजें आपस में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, एक दूसरे से कुछ दूरी पे हो, इसका मास अगर m1 हो, इसका मास अगर m2 हो, तो वो एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रही, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही होती है, और दैट फोर्स is proportional to their masses, mass 1 and mass 2, and inversely proportional to the square of the distance between them. मतलब इनके बीच में जो दूरी है उसका स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इसम अनुपात में होता है। तो इससे हमको एक फॉर्मूला पता चला, m2 by d स्क्वायर। यहाँ पे d है दोनों चीजों के बीच की दूरी, m है एक का मास, m2 है दूसरे का मास, और g एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका हम लोगों ने फिर वैल्यू निकाला 6.73 10^23 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन, हाँ, न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ऐसा था, राइट? हाँ, दिस विल बी, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो दिस वाज दिस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसको जो है हम लोगों ने दूसरे फॉर्मूला न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेट किया, नॉट थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन था कि किसी भी चीज के ऊपर बल लग रहा होता है वो उसके मास और एक्सीलरेशन के मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो इससे इसको रिलेट किया, और हमको ये एक्सीलरेशन यानी कि जी, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, मतलब गुरुत्वीय या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, इसका हमको पता चला 9.8 मीटर पर स्क्वायर। और इसको हम लोगों ने रिलेट किया विथ ऑल द डिफरेंट लॉज ऑफ मोशन, और यहाँ पे हमको I'm just relating it, u plus at एक था, b square equal to u square plus 2as था, एंड तीसरा था s equal to ut plus half at square। तो ये सारा जगह पे जहाँ पे a है, एक्सेलरेशन है, उसको हम लोगों ने g के साथ रिप्लेस करके हम उसको यूज कर सकते हैं। बेसिकली देखा जाए अगर कि भाई अगर कोई चीज अगर is moving with the influence of gravitational force, मतलब अगर
एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटेशन के कारण हो, या इसको ऐसे समझिए कोई फ्री फॉल हो रहा है किसी चीज का, अपने हाथ से छोड़ दिया किसी चीज को। somebody has joined, ओके, चलिए आदर्श नगर से बच्चे लोग भी आ गए हैं। सर वो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as सर। यहाँ पे वही लिखा है मैंने, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एक ही बात है। आप ठीक है। इक्वल टू साइन को स्क्वायर कर दिए तो हो जाएगा बात, है ना। हाँ तो यहाँ पे देखेंगे अगर, तो बेसिकली अभी तक जो है मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा है, आई एम जस्ट रिलेटिंग इट, कि भाई हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन सीखा, उसकी वजह से वहां पे हम लोगों ने ये सब फॉर्मूला के बारे में सीखा पिछले क्लासेस में। और जब ग्रेविटेशन के साथ उसको रिलेट करते हैं कि अगर कोई चीज गुरुत्वाकर्षण के कारण अगर मूव कर रही है, कोई मोशन अगर या मूवमेंट जो है अगर गुरुत्वाकर्षण के कारण हो, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो, तो जो धरती पर अर्थ पे जो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसके द्वारा ये एक्सेलरेशन ऑफर होता है जी 9.8 मीटर पर स्क्वायर। तो उसको आप ये मोशन के साथ में भी रिलेट कर सकते हैं कि आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि भाई कोई चीज को अगर हवा में छोड़ दिया गया कुछ ऊंचाई पर, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है यू है, 0 होगा, और ए की जगह पे जी लगाएंगे, मतलब एक्सेलरेशन जो है वहां पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है, आप और कोई जोर नहीं लगा रहे हैं, तो त्वरण जो है जी के कारण है। v इक्वल टू यू प्लस जी टी, तो मतलब उसमें इस फॉर्मूला पर लगा करके आप फ्री फॉल में अगर कुछ ऊंचाई से आपने छोड़ा, कुछ टाइम के बाद में उसका कितना वेलोसिटी होगा वो आप इससे निकाल सकते हैं, जो हम लोगों ने पहले क्लासेस में देखा है। इस चैप्टर को आप लोग फिर से एक बार, मतलब मेरे पढ़ाने के बाद में आंख मूंद के किसी टीचर पे विश्वास मत कीजिए, अपने से भी आपको एक बार बुक देखना पड़ेगा, देख लेंगे कि भाई कुछ छूट तो नहीं रहा है या कुछ गलत तो नहीं बताया टीचर, या कुछ कुछ अलग तरीके से नहीं समझ सकते हैं, तो समझ सकते हैं तो देखना पड़ेगा, देख लिया कीजिए, है ना। तो यहाँ पे ये सब फॉर्मूला जो लॉज ऑफ मोशन, बेसिकली समरी ये है कि हम लोगों ने जो भी लॉ ऑफ मोशन सीखा, गति का नियम जो भी सीखा, उसके से जो जो नया फॉर्मूला हमने सीखा, उसमें हम जो है एक्सेलरेशन की जगह पे ये गुरुत्वीय त्वरण या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन जो है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं हर जगह पे जहां पे भी ए है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वहां पे जी लगा सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s में ए की जगह पे जी लगा सकते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला था क्या, जो बताता था कि आप किसी एक स्पीड से चल रहे हैं और कुछ उसके ऊपर कुछ एक्सेलरेशन लग रहा है अगर, और टी समय के बाद में कितना दूरी आप तय करेंगे, दैट इज व्हाट दिस फार्मूला से। तो वहां पे ए की जगह पे यहाँ पे भी आप जी अप्लाई करके देख सकते हैं कि भाई किसी ऊंचाई पर आपने किसी चीज को फ्री फॉल कराया, मतलब सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का जो एक्सेलरेशन है वो लग रहा है अगर, तो टी समय के बाद में कितनी दूरी वो तय करेगा वो आप पता कर सकते हैं। तो मतलब आप ऐसे सोच सकते हैं कि भाई एक एक सिचुएशन देखते हैं, अगर ऐसा हुआ कोई सवाल आपको मिलता है अगर, कि मान लिए इस ऊंचाई पर आपने यहाँ पे आपने एक पत्थर छोड़ा 5,000 मीटर की ऊंचाई पे, मतलब 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर से, या मान लिया एक पहाड़ पे आप चढ़ करके, पहाड़ की ऊंचाई मान लिया जाए 1,000 मीटर है, वहां के चोटी पर से आपने एक पत्थर गिराया, ये पहाड़ है ऐसा, ऐसा पहाड़ है, ठीक है, मतलब इस तरफ फ्लैट है ऐसा, आप यहाँ पर से एक पत्थर गिरा रहे हो, ठीक है, आपको मान लिया पहाड़ की ऊंचाई नहीं पता है, चलिए इसको थोड़ा अलग सवाल करते हैं। यहाँ पर इस जगह पर आप खड़े हो, आपको यहाँ पहाड़ की ऊंचाई पता करनी है, ठीक है, तो आपने मान लिया जाए पत्थर को यहाँ से गिराया, पत्थर को जब गिराएंगे उसका इनिशियल स्पीड रहेगा 0, आपको पता करना है ऊंचाई कितना है, पत्थर गिराते हैं तो आपको पता चलता है क्या, मान लिया जाए 20 सेकंड में, 20 सेकंड में पत्थर जमीन तक पहुंच जाता है, आप घड़ी लेके बैठे हो, देख रहे हो कि मतलब सेकंड, मतलब स्टॉप वॉच है आपके पास में, आप देख रहे हो या मेजर कैसे भी करते हो कि 20 सेकंड में पत्थर यहाँ तक पहुंच जाता है। Okay. हम्म तो ओके, तो हाँ ये बोल रहा था कि ये सब फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हो, एक एग्जांपल बता रहा था कि मान लीजिए आप पहाड़ की चोटी पे यहाँ पे हो, आपने एक पत्थर वहां से फ्री फॉल कराया
20 सेकंड में वो नीचे तक पहुंच जाता है। आपको बोलता है भाई पहाड़ की ऊंचाई क्या है पता कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको फॉर्मूला पता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब ये फॉर्मूला बोलता है कि अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है और आप इस एक्सेलरेशन से चल रहे हो, टी समय तक चलने के बाद कितनी दूरी तय कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए ए की जगह पे हम लोग यहाँ पे एक ही एक्सेलरेशन है, वो है गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटेशन के कारण। तो ये फॉर्मूला आपका चेंज होकर के हो जाएगा, ए टी स्क्वायर के बदले हो जाएगा जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, अब u जो है आपको पता है 0 है, g आपका हमेशा फिक्स रहेगा, जब तक आप धरती पे हैं आपका g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन हो गया 0, 0 इंटू टी। आपको पता है कि 20 सेकंड में आप पहुंच रहे हैं, तो बस आपकी एस मतलब यहाँ पत्थर का यहाँ से यहाँ तक 20 सेकंड में कितना दूरी तय कर रहा है गुरुत्वाकर्षण के इन्फ्लुएंस में, तो ये हो गया 0। तो 0 प्लस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, जी का वैल्यू है 9.8 स्क्वायर इंटू टी, 20 सेकंड लग रहा है तो 20 का स्क्वायर। तो आप लगाएंगे यहाँ पे, काम हो जाएगा फिर, है ना। तो देखिए ये हो गया इधर आपका, इसको यहाँ पे ले आते हैं, तो s इक्वल टू हो गया 0, तो 0 छोड़ दीजिए, हाफ इंटू 9.8 स्क्वायर, 9.8, तो इसको आप कर दीजिए 9.98/9 98/10 और 20 स्क्वायर, मतलब 20 गुना 20, तो 10 टाइम्स 220 ये कट गया, 10 टाइम्स 220 ये 0 कट गया। अब मतलब 98 इंटू 98 इंटू 4, इसका जो वैल्यू आता है इतना मीटर होगा। यानी पहाड़ का भी अगर 20 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है, तो टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस जो पत्थर ट्रेवल किया 20 सेकंड में, दैट विल बी द हाइट ऑफ द माउंटेन और द हिल, व्हाटएवर इट इज, है ना। तो ये तो जैसे एग्जांपल था। तो आप लोग जो भी लॉज ऑफ मोशन हम लोग ने पहले क्लासेस में पढ़ा है और गुरुत्वाकर्षण को हमने जो पढ़ा उसको जो रिलेट किया, ये उसका समरी है बेसिकली, इसका देयर इज नथिंग न्यू। इसको कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग। तो बिफोर आई मूव ऑन, एक बार क्विकली पूछ लेते हैं कि भाई जो अभी तक जितना पढ़ाई हुआ है या जब अभी मैं जो बोल रहा था उसको आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन है? बोलिए, आदर्श नगर से बच्चे लोग बोलिए भाई, बोलिए बेटा। आदर्श नगर से आप लोगों ने हाथ खड़ा किया है, पूछ लीजिए भाई, सवाल है तो। नहीं, ओके। और देखिए यहाँ पे मतलब मैं अपनी स्पीड से चला जाऊंगा, दैट इज दैट इज अ प्रॉब्लम, ओके। तो इसमें आपको सिर्फ करना ये है कि हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा है उसका जो क्लास का वीडियो है उसको एक बार देख लीजिए, और उसके बाद जो है बुक को खोल के भी एक बार पढ़ लीजिए, और देखिए कि जो मैंने बताया है और जो बुक में लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है इस चैप्टर में ग्रेविटेशन के बारे में, उन दोनों में कहीं पे ऐसा कुछ है जो कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, या कुछ नया चीज आपको पता चलता है। क्योंकि क्या होता है ना, आप एक ही चीज को 2 बार पढ़िएगा तो कुछ जानकारी ऐसी नहीं मिलती जो आपने पहले बार नोटिस नहीं किया था। तो वो करके उसके बाद उसका एक्सरसाइज को कीजिए और देखिए कि मतलब कहीं पे फंस रहे हैं या आसानी से कर पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। तो उससे आपको आइडिया होगा कि भाई जो पढ़ाई किया वो काम में आ रहा है कि नहीं, और कहीं पे अटक रहे हैं तो इसका मतलब है कि टीचर ने कुछ गड़बड़ किया है या फिर आपने कुछ मिस किया है। तो फिर बताइए, तो फिर हम लोग का उस पर काम करेंगे। चलिए, लेट्स मूव ऑन। तो ये तो था आपका मतलब कि लॉज ऑफ मोशन और जो ग्रेविटेशन का एक्सेलरेशन के बारे में हमने सीखा। हाँ, तो ये था कि हम लोगों ने लॉ ऑफ मोशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, मतलब गुरुत्वाकर्षण के द्वारा उत्पन्न किया गया त्वरण, इसको सीखा था, उसको हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, एक्सरसाइज को कीजिए, उसके बाद बताइए कि भाई हम लोग जो सीखे हैं वो काम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगला चीज, ओके, आगे बढ़ा जाए या कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लिए भाई। अंकित, आदर्श नगर से बच्चे लोग, अनमोल, सानिया और बाकी बच्चे भी हैं। आलोक, आई नो यू विल नॉट हैव एनी कंफ्यूजन, क्योंकि आपने ये बताया था चैप्टर आप पहले कर चुके हैं।
बट स्टिल। तो आगे बढ़ा जाए फिर मूव ऑन। ओके, चलिए। तो अब एक अगली चीज है जो हम लोगों ने पिछली क्लास में टच किया था थोड़ा सा, बट लेट्स लेट्स गो थ्रू दैट लिटिल बिट। उसको एक बार एक क्लास में आलोक ने मैंने बोला कि मास और वजन दोनों को रिलेट करके बोला कि हाँ इसका मास ज्यादा है मतलब इसका वजन ज्यादा है। तो आप लोगों ने मतलब आलोक ने बहुत राइटली पॉइंट किया कि सर मास और वेट एक ही चीज नहीं है। और मैंने इसमें कहा कि अभी इस बात को यहीं पे दबा देते हैं, बिकॉज इट विल बी एन ओवरडोज इफ यू डू सो। ओके, तो अभी देखिए कोई बोलते ना कि भाई दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है अपनी ओर, तो उसके लिए हम लोगों ने ये फार्मूला देखा कि F इक्वल टू जी इंटू M1 इंटू M2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर के बीच की दूरी। अब ये M1 था मास, हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। मतलब इसको मेरी भाषा में या एकदम लेमन टर्म में अगर कहा जाए तो उसको होते हैं द्रव्य की मात्रा जो होती है उसको द्रव्यमान बोलते हैं। मतलब कोई चीज, अब जैसे कि कोई भी चीज हल्का या भारी इसलिए फील होता है कि उसके अंदर कितना ठूस के सामान भरा हुआ है। आप एक पत्थर को देखिए और रुई को देखिए, तो पत्थर जो है भारी फील होता है, छोटा हो बड़ा हो उसको आप हाथ में उठाएंगे तो उसका वजन पता चलता है। वही रुई का एक तकिया हो तो बड़ा भी है तो भी आपका उसको हल्का दिखता है, क्योंकि उसमें द्रव्य की मात्रा कम या ज्यादा है। मतलब कोई चीज उसमें कितना ठूस के सामान भरा हुआ है उसमें। जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था पिछले क्लासेस में कि अ, उनके अपने जो पार्टिकल्स हैं वो कितना क्लोजली एक दूसरे से बंधे हुए हैं, उनके बीच में कितना ज्यादा उनके पार्टिकल्स का मूवमेंट कितना ज्यादा हो रहा है। तो खैर वो सब पे नहीं जाते हैं। सिंपल बात है कि अगर कोई चीज आपको दिखता है कि पत्थर और रुई की बात हम लोग जैसे कर रहे थे, तो उसमें द्रव्य की मात्रा कितना है, तो उसमें सामान कितना ठूस के भरा हुआ है, कितना उसके पार्टिकल्स कितना क्लोज है। तो ये तो रिलेट करने का चीज था। तो उसको हम लोग देखते हैं भाई, अब द्रव्य की मात्रा कम या ज्यादा होती है तो हम लोग देखते हैं कि भाई उसको मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स हम यूज करते हैं, राइट। कि ये किलोग्राम है या ग्राम है या डिफरेंट यूनिट्स यूज करते हैं। अब लेकिन जो मास है, मास और वेट दो अलग अलग चीज है। मतलब आपका कुछ चीजों का मतलब हर एक चीज का मास सेम रहे। मान लिया आप एक पिलो कवर को, सॉरी नॉट पिलो कवर, पिलो यानी तकिया जो है उसको आप धरती पे रखिए, उसका वजन देखिए, और कहीं और चले जाइए आकाश में। जैसे अंतरिक्ष में क्या होता है, हम लोग छोड़ देंगे तो अंतरिक्ष यात्री जो होता है, जो एस्ट्रोनॉट होता है, वो लोग क्या होता है हवा में दे कैन लिटरली फ्लाई, क्योंकि वहां पे कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। तो वहां पे उनका वजन उनको फील होता है कि अच्छा वजन है ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि एस्ट्रोनॉट या अंतरिक्ष यात्री जो है वो दुबला हो गया, वो मतलब उसका उनका मास रहता है लेकिन उनका वजन फील नहीं होता है। तो दैट इज व्हाट आई वाज कमिंग टू, कि मास हो गया द्रव्यमान, उसके अंदर द्रव्य की मात्रा। अब इसको ऐसे रिलेट कीजिए कि हम मेरे साथ में जितना भी मोटा ताजा हम हैं, धरती पर है, चांद पे चले जाएं, अंतरिक्ष में चले जाएं, उतना ही मोटे रहेंगे, पतले नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हम अर्थ पे हैं, मून पे हैं, मतलब चांद पे हैं, या अंतरिक्ष में, मतलब अंतरिक्ष यात्री वाला जैकेट पहन के घूम रहे हैं, यहाँ पे हम धरती से चिपके हुए हैं क्योंकि धरती हमको अपनी ओर खींच रही है एक जोर लगा के, एक बल से। ठीक है, हम आएंगे उस पे, अभी हम आप लोगों से क्लू दे रहे हैं। चांद पे हैं, चांद पे देखिएगा, अगर आप लोग देखेंगे चांद पे जो लोग लैंड करते हैं उसका वीडियो देखेंगे, लोग लिटरली हल्का हल्का जंप कर रहा होता है ऐसे। मतलब मतलब धरती पे आप जंप करके नहीं चलते हैं, नॉर्मल चल रहे होते हैं। चांद पे हल्का जंप करते हुए ऐसे नहीं था, मतलब पिक्चर समय स्लो मोशन में हीरो जैसे दौड़ रहा होता है, हल्का हल्का जंप करते हुए, उस तरह से चांद पे लोग चल रहे होते हैं। अंतरिक्ष में तो लिटरली उड़ रहे होते हैं। तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि किस ताकत से धरती आपको अपनी ओर खींच रही है, वो सरफेस अपनी ओर आपको खींच रहा है, उसकी वजह से उसका वेट, उसका वजन जो होता है वो होता है, दैट इज द फोर्स विथ विच अर्थ और एनी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स इट और पुल्स यू टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो अब जो है मास और वेट को थोड़ा मुद्दे पे आ ही जाते हैं।
ही, सॉरी। तो मास हो गया द्रव्यमान, मतलब मोटा आदमी कहीं पे भी रहे मेरे जैसा, उसका द्रव्यमान उतना ही रहेगा, चाहे धरती पे रहे, चांद पे रहे, अंतरिक्ष में रहे, आकाश में रहे, कहीं पे रहे। लेकिन वेट जो होता है, दिस इज द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स इट टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो यानी कि अब इसको देखिए, फॉर्मूला पे आते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये चीज तो हमको न्यूटन ने बताया था, ठीक है। तो ये है मास, ये मेरा मास है, मेरा जो क्या बोलते हैं, द्रव्यमान है, 20 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, जो भी मेरा मास है वो है। और ये है एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन तो तब होगा जबकि हम चल रहे हैं, हम तो बैठे हुए हैं, तो मेरा, लेकिन जब हम बैठे हुए हैं तब मेरे ऊपर भी एक्सेलरेशन लग रहा है हमेशा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन जी। तो मेरा वेट जो होगा विल बी ऑलवेज, वेट विल बी force applied by earth on me, that will be my weight, will be equal to my mass into the gravitational force। तो इससे ये दोनों के बीच में डिफरेंस यही है कि वेट हो गया जो वजन है, जिस वजन से जो सॉरी जो जिस जिस फोर्स से अर्थ हमको अपनी ओर खींच रही होती है, दैट इज माय वेट। एंड मास इज द मास इज मास एज इन द्रव्यमान। उसके अंदर कितना पदार्थ भरा हुआ है, कितना मसाला है, कितनी चर्बी है मेरे अंदर, कितना बोन्स है, कितना बॉडी वेट है। ओके ओके, तो ये हो गया मास और वेट का डिफरेंस। अब इसको अलग अलग तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं कि इसीलिए मैं बोल रहा था कि जब चांद पे आप देखेंगे कि लोग ऐसे हल्का हल्का जंप करके चल रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उतना फोर्स नहीं लग रहा होता है, उसको उतना ताकत से मूव नहीं किए। मतलब हर जगह पे अभी कहाँ पे आप कितना वजन फील करेंगे वो डिपेंड करेगा कि वहां पे जी की मात्रा क्या है, मतलब कितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वहां पे लग रहा है। अब चांद के ऊपर जो ये जी का वैल्यू होता है प्रॉब्ली 1/6 होता है। यहाँ पे अगर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है क्या, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन है। मतलब अगर आपको धरती के सतह से कुछ ऊंचाई पे छोड़ दिया जाए तो इसी एक्सेलरेशन से आप गिरेंगे। फ्री फॉल जब होगा तो इसी स्पीड से होगा। मतलब क्या हो गया इसको, हाँ। तो यहाँ पे है कि अगर धरती पे आप किसी ऊंचाई पे भी हैं, आपको अगर छोड़ दिया जाए, अगर 50 मीटर ऊंचाई पे, 100 मीटर ऊंचाई पे, तो आप किस स्पीड से गिरेंगे वो होगा आपका धरती के ऊपर जो जी की मात्रा है थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब फ्री फॉल होगा आपका स्पीड जो है, फ्री फॉल वाला 0 से स्टार्ट करेंगे, 9.8 इंटू टी। 1 सेकंड में आपका स्पीड बढ़ के 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 2 सेकंड में 9.8 इंटू 2 हो जाएगा। 3 सेकंड में 9.8 इंटू 3 हो जाएगा। तो आप देखेंगे जितना टाइम से आप गिर रहे हैं आपका स्पीड उतना बढ़ते जा रहा है। इसलिए कोई अगर बहुत ऊंचाई से गिर जाता है कोई सामान, तो देखेंगे वो धरती पे आते हैं बहुत तेजी से आके टकराता है वो। आप अगर आपके टेबल पर से एक चीज को गिराएंगे तो वो थोड़ा कम स्पीड में गिरेगा। वही है तीसरे चौथे माले की छत पर से अगर कोई सामान गिर जाता है, देखिएगा धरती से पहुंचते पहुंचते उसका स्पीड काफी बढ़ गया होता है। तो दिस इज द फॉर्मूला विच डिसाइड्स कि भाई कितने समय तक गिरने के बाद उसका स्पीड कितना ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो वही है कि ये दिस वन डिटरमिन्स कि भाई कितना कितना अ, गुरुत्वाकर्षण का बल कितना है जो कि इतना त्वरण पैदा कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना ज्यादा है कि उतना एक्सेलरेशन पैदा कर रहा है। तो वही है कि अगर आप चांद पे जाएंगे तो चांद जो है उसके वहां पे गुरुत्वाकर्षण का बल थोड़ा कम है धरती की तुलना में, 1/6 है एक्चुअली। और वो भी इसलिए क्योंकि चांद छोटा है, धरती बड़ी है। तो वहां पे भी सेम फॉर्मूला है जो आपको पता है कि भाई कोई कितना बल लगाएगा वो डिपेंड करेगा एक का मास दूसरे का मास डिवाइड बाय डी स्क्वायर। तो डी छोड़ दीजिए, मास अगर हमारी धरती बड़ी है उसका मास ज्यादा है,
तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है। मून छोटा है, उसका गुरुत्वाकर्षण बल कम है ना। तो ये पूरा पूरा हिसाब ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो इसको आप लोग रिलेट कर सकते हैं। एक दो बार देखिए वीडियो को, जहाँ पे अटके पूछ मतलब दोबारा प्ले कीजिए, बुक को एक बार रेफर कीजिए, उसके बाद बताइए कि कहीं पे कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुआ तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो नेट नेट हम लोगों ने यहाँ पे अभी तक ये सीखा नया कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। तो वेट जो है या वजन जो है, दैट इज द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स अस टुवर्ड्स इटसेल्फ। धरती हमको जिस ताकत से अपनी ओर खींच रही होती है, वो उससे हमारा उससे उस चीज का वजन पता चलता है। तो और वो जो है हमेशा मास इनटू ए के बदले हम जी बोलेंगे, क्योंकि पूरा त्वरण जो है जी की वजह से लग रहा है। तो अलग अलग चीजों का वेट अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है, डिपेंडिंग ऑन वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कितना ज्यादा है या कम है, ठीक है। तो इसीलिए जैसे जैसे अंतरिक्ष में जाते हैं, धरती से जितना ऊपर जाते जाते हैं, धरती की के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाते हैं, तो मतलब जी का वैल्यू हो जाता है 0। तो इसीलिए देखेंगे अंतरिक्ष यात्री लोग हवा में तैर रहा होता है, क्योंकि उसको कोई जोर ही नहीं लग रहा उसके ऊपर। जी का वैल्यू हो गया 0, जी का वैल्यू 0 हो गया तो उड़िए हवा में फिर, ठीक है। तो ये तो हो गया मास और वेट। उसी तरह से एक और चीज है जो आप लोग पढ़े होंगे या देखे पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं प्रेशर एंड थ्रस्ट। तो प्रेशर एंड थ्रस्ट, तो अभी देखिए बोल तो दिए हम, लेकिन इसका हिंदी हमको तो पता करना पड़ेगा। ट्रांसलेट, आप लोग को देखिए हम पूरा फॉर्मूला यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कभी भी ट्रांसलेट करना हो या कुछ चीज पता करना हो, हिंदी जानते हैं इंग्लिश पता करना है, इंग्लिश जानते हैं हिंदी पता करना है, तो गूगल बाबा ने सब कुछ सारा जुगाड़ रखा हुआ है, ठीक है। इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं। अब प्रेशर, प्रेशर को बोलते हैं दबाव। ये तो ठीक है, आप लोग जानते होंगे, हम भी जानते थे। और दूसरा बोलते थ्रस्ट, तो जोर, ओके। तो अभी जो है ये चीज को थोड़ा समझते हैं, दैट विल बी द लास्ट थिंग दैट वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर। उसके बाद हम लोग जो है इंग्लिश का क्लास पे चले जाएंगे, फिर हम मतलब देन विल टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। उसके बाद हम अगले चैप्टर पे जाएंगे फिर अगले क्लास में, ठीक है। तो दो चीज है, प्रेशर और थ्रस्ट। तो दोनों एक दूसरे से, प्रेशर मतलब दबाव और इसको बोलते हैं जोर, ठीक है। देखिए मैं, हाँ ठीक है। तो अब जो देखिए थ्रस्ट या जोर जो है, जोर लगाओ, ताकत लगाओ, थ्रस्ट, एक अप्लाई द थ्रस्ट, ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव सा स्टेटमेंट है। मतलब बहुत ही नॉर्मल बोल चाल में बोल सकते हैं भाई जोर लगाइए, बट दिस नो मेजरमेंट अराउंड इट कि भाई कितना जोर। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये इसको फोर्स से रिलेट कर सकते हैं, भाई हाँ जोर लगाइए, ताकत लगाइए, फोर्स लगाइए, सेम थिंग। लेकिन दिस इज, आप बोले भाई मैंने जोर लगाया, लेट्स से जोर जो है इसको यू कैन रिलेट दैट विथ फोर्स, कि भाई कितना जोर लगाया, कितना फोर्स लगाया, कितनी ताकत लगाई। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि भाई मैंने 50 न्यूटन का बल लगाया, 200 न्यूटन का बल लगाया, 1000 न्यूटन का बल लगाया। मान लिया आपको एक 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 छोटी सी बाइसिकल को एक जगह से दूसरी जगह लेके आना है, तो आपने जोर लगाया, मान लिया जाए 10 न्यूटन का जोर लगाया, ठीक है। न्यूटन जो है यूनिट है आपका जो इसका फोर्स करे, ऐसा यूनिट। तो आपने इतना लगाया, आपको अगर एक ट्रक को मूव करना है, 5 बच्चों ने मिल करके मान लिया जाए उसको, 5 या 10 बच्चों ने जोर लगा करके ट्रक को यहाँ से यहाँ तक मूव किया, मान लिया जाए आपको लगा 1000 न्यूटन का बल लगा, आई एम जस्ट मेकिंग इट अप, ओके। लेकिन अब सोचिए कि ये तो ये सिर्फ जोड़ है ये। अब इसको ऐसे सोचिए
कि आपको मान लिया जाए एक कील ठोकनी है दीवार में। चलिए थोड़ा सा क्लियर करते हैं इसको। तो अब थ्रस्ट मतलब जोर, ठीक है, उतना ठीक है। 10 न्यूटन का बल, 20 न्यूटन का बल, 50 न्यूटन का बल, जो भी लगाया आपने, जितना बड़ा काम उतना ज्यादा बल लगाया आपने, ठीक है, जोर लगाया, उसको थ्रस्ट लगाया। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल देखते हैं कि जब आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा, एक नेल या कांटी जो होती है, कील ऐसी होती है, राइट? मतलब ठीक है, मैं ड्राइंग स्किल मत देखिए, मैं ड्राइंग स्किल थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन ऐसा ही दिखता है कील, राइट? यहाँ पे एक सरफेस होता है, मतलब बड़ा सा सरफेस होता है, और यहाँ पे पतला हो जाता है वो। जब आपको कहीं पे दीवार में कील ठोकनी होगा, अगर ऐसा कील हो वर्सेस ऐसा कील हो, इसको और इसको देखेंगे। अगर आपको एक हथौड़ा दे दिया जाए, बोला कि भाई ये वाला कील को दीवार में लगा दो, कंक्रीट की दीवार में, वर्सेस ये वाला कील को, किसमें ज्यादा ताकत लगेगा? इसमें ज्यादा ताकत लगेगा, बहुत ज्यादा ताकत लगेगा। हो सकता है आप कहीं नहीं पाए, इस वाले में रिलेटिवली कम ताकत लगेगा। क्यों? ऐसे देखिए, यहाँ पे जो आपने हथौड़ा मारा, ठीक है, इस जगह पे, इस सरफेस पे, पूरा का पूरा ताकत जो है कॉन्सेंट्रेट होके इस जगह पे लगता है, और वो आसानी से अंदर चली जाती है कील। आपने यहाँ पे हथौड़ा मारा, उतना ही ताकत से यहाँ पे जो है, इसका एरिया देखिए, यहाँ पे उतने बड़े सरफेस पे लग रहा है। मतलब अम, ये गलत एग्जांपल है, लेकिन आप सोचिए कि अगर कोई बहुत इसका हाथ बहुत चौड़ा, मतलब जैसे कि कोई बड़ा बच्चा, थिंकिंग कि कैसे मैं एग्जांपल दूं उसका। अम, नहीं, ये गलत एग्जांपल हो गया, मार्केट का एग्जांपल देना नहीं चाहिए, तो इसलिए छोड़िए, खैर छोड़िए, हटाइए। मतलब मैं इसलिए ये बोलना चाह रहा था कि यहाँ पे जो आपने हथौड़े से जितना ताकत लगाया, यहाँ पे उतना ही जोर लगाया, कील आसानी से अंदर चली गई, ये आसानी से अंदर नहीं जाएगा। कारण क्या होता है कि जो जो बल लग रहा होता है, जो बल लग रहा होता है, समझिए कि पूरा पूरा का पूरा बल, पूरा का पूरा जोर जो है, इस जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। जब यहाँ से आपने यहाँ पे मारा, तो क्या होगा, ये पूरा मूव होगा, पूरा ट्रांसफर होगा फोर्स, और इस जगह पे जा करके वो जब दीवार पे जो पॉइंट टच कर रहा है, पूरा का पूरा जोर उस पॉइंट पे लग जाएगा। वर्सेस यहाँ पे ये जो आपने जोर लगाया, पूरा जोर जो है पूरा इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, बटा हुआ है पूरा सरफेस पे। तो यहाँ पे जो इतना बड़ा दीवार, इतनी बड़ी दीवार पे फोर्स लग रहा है, और इतनी छोटी सी जगह पे उतना ही फोर्स लगा है। मतलब ये कील की वजह से एक एक छोटा सा पॉइंट होगा दीवार पे, और ये इतना बड़ा सा सरफेस है, ये वाला उतना बड़ा दीवार पे जोर लगा रहा है वो, इस जगह पे फटाक से वो अंदर चला जाता है। आप देखेंगे कि आपको अगर स्टिच करते हैं, अगर सुई धागा यूज करते हैं अगर, तो सुई हमेशा पतली होती है। क्यों? ताकि वो, जैसे आप उसमें धागा धागा डाल करके इसको अंदर डालेंगे अगर उसमें कपड़ों के अंदर, तो फटाफट वो उसके अंदर मूव कर जाता है। वही अगर आप मान लीजिए आप एक चौक है, जो पढ़ाई करने चौक जो आप यूज करते हैं क्लासरूम में, उसमें धागा बांध देंगे, उसको कपड़े से घुसना चाहेंगे तो नहीं घुसता है। तो दैट इज द थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक। उसको बोलते हैं प्रेशर। मतलब फोर्स आप कितने बड़े सतह पे लगा रहे हैं, फोर्स पर एरिया। अब यहाँ पे देखिए, इसका इसका क्षेत्रफल बहुत कम है, उतना ही जोर लग रहा है, एरिया कम है, तो प्रेशर ज्यादा हो गया, ठीक है। उतना ही फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन एरिया बड़ा हो गया, आपका डिवाइडर डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो प्रेशर की मात्रा कम, प्रेशर कम हो गई। अब देखिए, प्रेशर से आप लोग रिलेट करते होंगे कि पानी, जैसे बोलते हैं इसका पानी का प्रेशर ज्यादा है, पानी का प्रेशर कम है, तो मतलब कम मात्रा में पानी आ रही है, उतने बड़ा नल का टोटी उतना ही बड़ा है, लेकिन कम पानी आ रहा है, मतलब तो प्रेशर कम है।
वही अगर पंपिंग सेट के नीचे आप रहेंगे, उतना ही बड़ा टूटी है लेकिन उसमें काफी तेजी से पानी आ रहा होता है, तो बोलते हैं प्रेशर ज्यादा है। तो प्रेशर का प्रेशर जो हम लोग जानते हैं बोलचाल के क्रम में, वो समझिए इसको ऐसे कि भाई फोर्स पर एरिया, मतलब इकाई क्षेत्रफल में कितना जोर लग रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रेशर। तो इसीलिए जो कांटी होता है, अब नेल जो है, इसमें आप अगर दीवार में कील ठोक रहे होते हैं, तो आपने अगर हथौड़ा मारा इसमें, तो ये जो पूरा पूरा फोर्स लगाया इस हथौड़े से, पूरा ट्रांसफर हो गया एक छोटे सी जगह में। तो आपका फोर्स जो था सेम था, लेकिन एरिया आपने कम कर दिया, तो आपका प्रेशर ज्यादा हो गया। प्रेशर ज्यादा हो गया तो वो पेनिट्रेट कर गया, वो कील जो है दीवार के अंदर चली गई। आपने अगर ये चौड़ा सा बेलन जैसा रखा, उसके ऊपर हथौड़ा मारते रहेंगे अगर, तो क्या हुआ, जो इतना फोर्स था पूरा पूरा फोर्स ऐसा ही ट्रांसफर हो गया, एरिया उतना ही बड़ा ही था, तो प्रेशर कम हो गया, तो वो दीवार के अंदर नहीं जा पाया। अगर आपको और भी मजा करना है तो कील को पलटा दीजिए, ये आपकी कील है, हथौड़ा आप इधर नहीं मार के इधर से हथौड़ा मारिए, तब देखिए और मजा आएगा कि आपका जो फोर्स था, फोर्स ट्रांसफर हुआ लेकिन एरिया और बड़ा हो गया। तो आपने यहाँ जितना भी फोर्स लगाया, समझिए कि पूरा फोर्स जो है बढ़ गया इतने बड़े एरिया में, प्रेशर और भी कम हो जाएगा। तो उल्टा कील में हथौड़ा मारेंगे तो और भी काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट आपका प्रेशर और थ्रस्ट को लेकर के, दबाव और जोर। हम लोग दबाव लगाओ जोर लगाओ जो बोलते हैं, बोलचाल में हम लोग बोल डालते हैं, लेकिन अगर साइंटिफिकली उसको देखा जाए तो दो अलग अलग चीज है। जोर और थ्रस्ट इज नथिंग बट द फोर्स जो आप अप्लाई करते हो, और प्रेशर इज अ वे टू मेजर कि आप इकाई क्षेत्रफल में, एक यूनिट में आप कितना फोर्स लगा रहे हो। फोर्स पर एरिया मतलब इकाई क्षेत्रफल में कितना फोर्स लगा रहे हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रेशर। तो इस चैप्टर का ये लास्ट चीज था, आई थिंक, इफ आई एम नॉट फॉरगॉटन। फ्लूइड बचा हुआ है सर। और एक और है बॉयंसी। क्या क्या हाँ लोग बोलिए। हाँ वही सर, फ्लूइड बायंसी। हाँ, बॉयंसी या उत्प्लावन बल, तो उस पे भी, उसको भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एंड अगेन दीज आर लाइक कॉन्सेप्ट्स, इसमें मतलब बहुत ज्यादा आप लोग को टेंशन नहीं रहे, उत्प्लावन बल क्या हो गया, अब ये कहाँ से आ गया नया, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो भी हम लोग साइंस को मतलब समझिए कि साइंस इज ऑल अराउंड अस, हमारी चारों तरफ साइंस ही साइंस है। न्यूटन भी इसलिए न्यूटन बने क्योंकि उनके आसपास जो चीज थी उनको उन्होंने रिलेट किया, और तभी उनको पता चला कि अच्छा गुरुत्वाकर्षण बल है। बाकी धरती पे तो हर कोई था, सेब तो हर किसी के पेड़ से सेब गिरता ही था, लेकिन उसको कैसे रिलेट करते हैं, दैट इज व्हाट बिकेम साइंस। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो हम लोगों ने प्रेशर और थ्रस्ट को समझा, अ, हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन को रिलेट किया गुरुत्वाकर्षण के साथ में। एंड देन वी आल्सो लर्न अबाउट कि भाई मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। एक लास्ट चीज है जो हम लोग जानना चाहेंगे, दैट इज कॉल्ड बुओयंसी। बुओयंसी का स्पेलिंग को लेके हमेशा डाउट होता है हमको लाइफ में। BYO, BUO, बुओयंसी, या इसको बोलते हैं उत्प्लावन। उत्प्लावन। अब देखिए ये सब करने सुनने की बातें हैं, ठीक है, ये सब जो है इतना इतना साइंस जो है परेशान होने के लिए नहीं है, ये हम लोग हर कोई देखते हैं। अब ध्यान दीजिए अगर कि पानी का एक तालाब है, ठीक है, आप उसमें जाते हो, धरती पे चल रहे हो, ठीक चल रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप देखें पानी में पैर डालते हैं, तालाब हो नदी हो जहां भी हो, आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि वजन थोड़ा सा कम हो गया, मतलब थोड़ा लाइट फील करेंगे आपको। इवन पानी में पैर डालते हैं तो आपको लगेगा कि हल्का सा एक जो है ऊपर की ओर आपको थोड़ा सा जोर लग रहा है। दैट इज जैसे कि होता है ना, धरती अपनी ओर एक फोर्स से खींच रही होती है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण का बल। ये उत्प्लावन जो है उसका उल्टा खेल है।
जो भी फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, उस पर देखेंगे कि इट पुशेस यू अपवर्ड, मतलब उल्टा डायरेक्शन में, गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट में। और दैट इज व्हाट एक्चुअली हेल्प्स अस स्विम। अगर मान लिया जाए कि अगर पानी में उत्प्लावन बल नहीं होता है थोड़ा भी, तो हम लोग कभी स्विमिंग नहीं कर पाते, तैर नहीं पाते। हम तो अभी भी नहीं कर पाते, अलग बात है, सीखे ही नहीं ठीक से। लेकिन फिर भी जो है बिना स्विमिंग सीखे भी हम फ्लोट कर पाते हैं। वो इसके कारण से होता है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल जो होता है या फोर्स ऑफ बॉयंसी जो होता है, दैट इज द फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड अपवर्ड, जो आपको ग्रेविटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है। तो अब देखिए, जितना सारा एग्जांपल आप देखे होंगे, पानी का एक बीकर है, उसमें एक कॉर्क को डाल दीजिए, जो होता है ना, वो जो बट कैप, मतलब जो एक हल्का सा एकदम लाइट सा चीज होता है, जो देखे होंगे, ऐसा कॉर्क रहता है इस तरह से, जो बॉटल्स का कैप में से यूज करते हैं, उसको डाल देंगे तो देखिए इसके ऊपर फ्लोट करते रहता है। एक पत्थर डाल दीजिए, पत्थर बेचारा नीचे आ जाता है, धीरे धीरे गिरता है लेकिन गिर जाता है। अगर इसको और थोड़ा सा समझना चाहेंगे तो समझिए कि एक काम करते हैं, एक बीकर को या एक बर्तन रखिए, ऊंचा ऊंचा पानी की टंकी है मान लिया जाए, 3 मीटर ऊंची टंकी है मान लिया जाए, ठीक है, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है। अब ये 3 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर इस ऊंचाई से एक पत्थर को गिराएंगे, ठीक है, मतलब फ्री फॉल कराएंगे उसको। अभी जो हम लोग सीखा है ग्रेविटेशनल फोर्स के जी के द्वारा, उसका स्पीड बढ़ते हुए कुछ 3 सेकंड में यहाँ तक पहुंचेगा, 3 या 4 सेकंड, जो 2 सेकंड जो भी लगेगा। अब यही पत्थर को इसी ऊंचाई से, 3 मीटर ऊंचाई से गिराइए, पानी यहाँ तक तो ठीक सेम स्पीड मैच करेगा। यहाँ से यहाँ तक का दूरी, जहाँ तक पानी है, देखिएगा कि यहाँ पे पत्थर तेजी से गिरा, क्योंकि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। यहाँ से यहाँ तक गिरने में पानी, जो पत्थर जो है, थोड़ा टाइम लगेगा। अब ऐसे कोई बर्तन देखिए, आप कोई सिक्का भी डालेंगे ना पानी से भरा हुआ बर्तन में, उसमें सिक्का ठीक स्पीड से गिर रहा होता है, जैसे पानी टच करता है ना, उसका स्पीड में हो जाता है धोखा, वो स्लो गिरने लग जाता है। तो ऑल दैट इज बिकॉज जो लिक्विड है या पानी है, दैट पुट्स फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और जब उसको जोर लगाता है, भाई कोशिश करता है भाई पानी की मेरे अंदर जो है ये गिरने नहीं देंगे, इसको तुमको ऊपर की ओर बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि वो पानी से ज्यादा उसका डेंसिटी है, घनत्व है, तो सिक्का जो है फटाफट गिर तो ज्यादा नीचे, लेकिन हाँ थोड़ा उसको रेजिस्टेंस मिलता है, थोड़ा जोर उल्टा डायरेक्शन लग रहा होता है तो थोड़ा धीरे धीरे गिरता है। वही जो कॉर्क है, कॉर्क को आप पानी में डालेंगे, अगर यहाँ से हवा में गिरा है तो जिस स्पीड से गिर रहा था, यहाँ पे आने के बाद जो है वो रुक ही जाता है, वो पानी के ऊपर ही टिक जाता है, क्योंकि उसका उसका डेंसिटी या उसका घनत्व जो है पानी से बहुत कम है। तो जो है बेचारा अंदर नहीं जा पाता है, ऊपर ही तैरना पड़ता है उसको। हम लोग का भी अगर घनत्व पानी से कम होता तो हमको स्विमिंग करने के लिए एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, पानी में कूद जाते, पानी के ऊपर ही पड़े रहते, थोड़ा हाथ चलाते तो आगे बढ़ जाते। लेकिन जो है होता नहीं, हमारा घनत्व जो है पानी से तो ज्यादा है, हड्डियां मजबूत है, तो क्या करें, तो हम लोग थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, नहीं तो पानी के ऊपर ऐसे लेटे रहते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं था। तो अब जो है ये सब जो चीजें बता रहे हैं आप लोग को, इसमें एक तो इन्फॉर्मेशन ये है कि कोई भी लिक्विड या फ्लूइड जो है एक उल्टा डायरेक्शन में जोर लगा रहा होता है, विच इज कॉल्ड फोर्स ऑफ बॉयंसी, और उत्प्लावन का बल, जो कि अभी गुरुत्वाकर्षण का बल नीचे की ओर लग रहा होता है, गुरुत्वाकर्षण का बल जो है नीचे की ओर लग रहा होता है, ये ऊपर की ओर लग रहा होता है। तो मत समझिए कि कोई भी चल रहा है, कोई भी चीज अगर गिर रही है ऊपर से, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण गिर रही है, लेकिन ये उसको रोक रहा होता है। तो मतलब नॉर्मल हवा में कोई चीज गिर रही है और पानी के सरफेस पे गिर रही है, तो उसका स्पीड में अंतर पड़ता है, और वो धीरे हो जाती है, उसको उसके ऊपर थ्रस्ट जो होता है, उसके ऊपर जो जोर होता है कम होता है, क्योंकि आपका जी का वैल्यू अगर 9.8 था, उत्प्लावन का जो बल है उसको थोड़ा कम कर दिया कि भाई इतना तेजी से मत गिरिए, 9 पॉइंट के बदले हो सकता है कि 6.4 हो जाएगा, धीरे घट के 2.6 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा कि पानी का घनत्व कितना ज्यादा है, पानी का घनत्व ज्यादा होगा तो
वो उसको और ज्यादा कम कर देगा। तो अब इसको देखिए, एक रिलेट करना चीज होगा। देखें, आप लोग सुने होंगे कि बोलते हैं कि अगर एरोप्लेन में कभी कोई तकनीकी खराबी हो जाए अगर, और उसको अब नहीं उड़ पा रहा हो, तो बोलते हैं कि उसको पानी के ऊपर गिराने के लिए, कि भाई अगर अगर नॉर्मल धरती पे गिरेगा तो जी से गिरेगा, तबाह हो जाएगा। अगर पानी के ऊपर उतारेगा तो उत्प्लावन बल जो है उसको, उसका एक्सीलरेशन को कम कर देगा, उसके ऊपर जोर कम लगेगा। जो जो जब धरती पे गिरेगा उस समय जो उसका थ्रस्ट होगा, जो जोर होगा, उससे पानी के ऊपर गिरने वाला जोर काफी कम होगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि उससे हानि, नुकसान कम होगा और कम डैमेज होगा। ठीक है। तो वो एक, तो उत्प्लावन बल जो है, कहने के लिए तो लगता है कि बड़ा मुश्किल सा चीज है, लेकिन एक्चुअली बड़ा काम का है। ये हम लोग डेली एक्सपीरियंस करते हैं। पानी का भरा हुआ ग्लास में हाथ डालिए, आपको पता चलेगा, हल्का फील होगा। सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए डालिए, जल्दी में मत कीजिए। हाथ को धीरे धीरे पानी के ग्लास के अंदर डालिए, मतलब वो अच्छा काम नहीं है। हाथ गंदा हाथ है, पानी भी गंदा है, उसको पीजिएगा मत फिर बाद में। लेकिन आप देखें कि आप जैसे पानी के अंदर हाथ डालते हैं, आपको लगेगा कि एक अदृश्य शक्ति है जो आपको पीछे की ओर खींच रही है, मतलब पानी के अंदर जाने से मना कर रही है टाइप से। ठीक है, आपको जोर लगाना पड़ता है थोड़ा सा। तो वही है उत्प्लावन बल, वही काम करता है। तो इसी चीज को अभी तक तो हम लोग ने थ्योरी के हिसाब से समझा। तो इसको आर्किमिडीज दूसरे साइंटिस्ट थे न्यूटन जैसे, तो उन्होंने जो है उसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज किया। उन्होंने कहा कि जो है कि कोई भी चीज जो है, अगर आप फ्लूइड के अंदर में डालते हैं, लिक्विड के अंदर डालते हैं, तो उसके ऊपर एक तो उत्प्लावन बल लगता है, तो खैर हमको सबको पता है। वो कितना, लेट मी रिकॉल, हाँ, तो करेक्ट। तो ये बोलता है, आर्किमिडीज ने बताया कि अगर आप किसी चीज को अम, किसी लिक्विड में डालते हैं अगर, तो वो एक मात्रा में, अब वैसे देखिए, ये मान लीजिए पत्थर है, ठीक है, और चलिए कुछ नहीं करता है, टाइम भी, इंग्लिश वाला क्लास का टाइम भी हो गया। इसको थोड़ा समझते हैं। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल तो आप लोग देख लिया बुक में क्या है, अ, लेकिन इसको समझने के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये लिक्विड है, ठीक है। यहाँ पे आपने, यहाँ पे मान लिया आपने नाप लिया कि यहाँ तक पानी था, ठीक है। अभी यहाँ पे भी मेजर कर लिया कि भाई पानी यहाँ तक था। अभी यहाँ पे एक कॉर्क, ये वाला कॉर्क जो ऐसे होता है, जो जो बॉटल का कैप जैसे यूज करते हैं वो, और एक पत्थर, ठीक है। दोनों को इसमें, एक इस बीकर में ये कॉर्क को डालिए, और यहाँ पे एक पत्थर को डालिए। तो देखेंगे क्या, कॉर्क के केस में कॉर्क ऊपर ही फ्लोट करने लग गया, पानी का ऊंचाई नहीं बढ़ा। पत्थर को डालते हैं तो पत्थर जो बेचारा संभाल नहीं पाता है, इसको तैरना नहीं आता है, ये धीरे धीरे जाके अंदर बैठ जाता है, और पानी थोड़ा सा, पानी ऊपर ऊपर उठ जाता है। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे, ये पत्थर डालने से इसका जो है वॉल्यूम थोड़ा बढ़ गया, यानी कि इस पत्थर ने थोड़ी मात्रा में पानी को स्थापित किया या मूव किया या डिस्प्लेस किया, जो भी बोलिए। तो आर्किमिडीज ने वही बताया कि जो, जब किसी लिक्विड में आप किसी चीज को डिप करते हो, उसके बाद ऊपर बॉयंसी का फोर्स लगता है, लेकिन वो एक मात्रा में लिक्विड को डिस्प्लेस करता है, एंड दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए मास कम था, ये हल्का फुल्का चीज था, इसके अंदर मात्रा बहुत, इनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर में थे, इनका वजन काफी वजन थी, वजन और मास अभी तो हम लोग पढ़े हैं, तो अभी सेम चीज नहीं यूज करेंगे, मास ही बोलेंगे इसको। तो इनका डेंसिटी काफी कम था, तो ये ज्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस नहीं किया। यहाँ पे देखेंगे तो इसका डेंसिटी ज्यादा था, इसका मास ज्यादा था, तो यहाँ पे लिक्विड को डिस्प्लेस किया, पानी थोड़ा ऊपर चढ़ गया। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल वही बोलता है कि जब आप किसी चीज को किसी लिक्विड में डिप करते हैं, तो वो अपने मास के बराबर वॉल्यूम का लिक्विड को डिस्प्लेस करता है।
ठीक है, तो ये तो मैंने इसको लेमैन्स टर्म में बताया, इसको आप लोग एक बार पढ़ेंगे अगर और उसको रिलेट करेंगे, और अगर कहीं पे कुछ कंफ्यूजन रहा, कुछ दिक्कत हुआ तो हमको बताएंगे, एंड देन वी विल सी। तो समरी ये है, आज हम लोगों ने पहले जो भी पढ़ा था फोर्स के बारे में, डिफरेंट ऑब्जेक्ट कितना फोर्स लगाता है इसके ऊपर, उसका फॉर्मूला देखा था। उससे हम लोगों ने जी जी क्या होता है वो सीखा, जी मतलब एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। और फिर उससे हम लोगों ने उसको जस्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के साथ में रिलेट किया कि v इक्वल टू यू टी प्लस यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s जो फॉर्मूला था, उसमें ए के जगह पे जी अप्लाई करके कैसे हम उसको फ्री फॉल या मोशन विद द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो 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 मोशन होता है उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वो देखा। फिर हम लोगों ने मास और वेट मतलब द्रव्यमान और वजन का जो है डिफरेंस वो सीखा। उसके बाद हम लोगों ने प्रेशर और थ्रस्ट क्या होता है वो देखा कि भाई प्रेशर जो है पर यूनिट एरिया में कितना जोर लग रहा है, दैट इज प्रेशर। फिर हम लोगों ने सीखा बॉयंसी क्या होता है, और बॉयंसी मतलब उत्प्लावन बल क्या होता है, और उसका आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट लेवल पर हम लोगों ने सीखा। जितना मैंने बताया दैट विल नॉट बी इनफ। हम चाहेंगे कि आप लोग जो है बुक को पढ़ें, इस चैप्टर को पढ़ें एक बार खुद से, इसका एक्सरसाइज करें, और कहीं पे कुछ डाउट हो तो बिंदास पूछिए, मुझसे पूछ लीजिए, अपने दोस्तों से पूछ लीजिए, कैसे भी कीजिए। ले देखिए मुद्दा यह है कि अपना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एंड वंस यू डू दैट एंड यू आर एबल टू अप्लाई इट, समझिए कि आपका काम हो गया। ठीक है, और हमेशा मेरे पढ़ाने के बाद में आप लोग खुद से पढ़िए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो करेंगे तभी पता चलेगा कि टीचर ने ठीक पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। टीचर कितना बड़ा बेवकूफ हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। जरूरी ये है कि आप सही चीज सीखिए, क्योंकि मेरा तो काम हो गया, हम तो 2-4 बार फेल कर जाए तो भी अब इस जन्म का तो करियर और चमकने वाला नहीं है मेरा, लेकिन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कहीं पे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी आए तो भी उसको ढूंढिए, उसमें पता कीजिए कि भाई इसमें कुछ अलग चीज ऐसा तो नहीं है, कुछ मिस हो रहा है या कुछ गलत समझे हैं। पूछ लीजिए कि सर ये वाला आप बताया था, इसमें ये जो है आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं ऐसा है, उससे सबका भला हो जाएगा, सब कुछ देख लेंगे, है ना। सो दोस्तों का यूज कीजिए, दोस्तों का यूज मतलब नॉट इन अ बैड सेंस, दोस्तों का यूज कीजिए मतलब जो भी आप सीखते हैं पढ़ते हैं उसको आपस में एक्सचेंज कीजिए, शेयर कीजिए, और उसको दोस्ती को लेवरेज कीजिए टू टू मेक श्योर कि आपने जो सीखा है वो आपके काम आ रहा है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वाज द ज्ञान फॉर टुडे। लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग द क्लास एंड विल स्विच टू इंग्लिश स्पीकिंग क्लास। मेरा कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है इसमें, आज मेरा नेटवर्क का थोड़ा बुरा हाल है।